नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें तो सिंपल वर्ड में इसको बोलते हैं इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी। एंड ड्यू टू इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी मल्टीपल सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए थे वो प्रेजेंट होंगे और उन सिम्टम्स को कंबाइन में हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी की बात करें इंक्रीज होने की बात, जब हमने वेरियस टाइप की इंजरीज देखी थी तो जब हम +3 इंजरी की बात करते हैं या जिसको हम बोल सकते हैं सीवियर लेवल ऑफ इंजरी या ग्रेड 3 इंजरी, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो +3 इंजरी। उसके अलावा जब ये सीवियर इंजरी होगा इस कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस होगा। कौन से टाइप का लॉस होगा, एल्बुमिन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन लॉस या प्लाज्मा प्रोटीन लॉस। सो एग्जाम में दो टाइप का, बॉडी में भी दो टाइप का लॉस होता है, वन इज सेलेक्टिव प्रोटीन लॉस एंड एक इज नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन लॉस। सेलेक्टिव का मतलब कोई एक होगा आउट ऑफ 3, नॉन सेलेक्टिव का मतलब मोर देन वन है, उसकी वजह से नॉन सेलेक्टिव होगा। तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव जहाँ पे एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन दोनों ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, लॉस मिलेंगे। उसके अलावा हमने अदर सिम्टम्स से बात किया था, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल जब डिक्रीज होगा तो बॉडी में कंडीशन आएगी, इसको बोलते हैं एडिमा। एंड एक और कंडीशन हमने पढ़ी थी, इसको हमने लिखा था इंक्रीज लिपिड हाइपरलिपिडेमिया। लिपिड का लेवल लिखा, इंक्रीज लिपिड व्हिच इज नोन एज हाइपरलिपिडेमिया। तो यही हमें डिस्कस करना था और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, ये किया था। साइज बैरियर एंड चार्ज बैरियर पढ़ाया था। साइज बैरियर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो साइज ऑफ द पोरेंस है, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट डज नॉट अलाउ टू एनी मॉलिक्यूल टू फिल्टर इन दिस मेम्ब्रेन, स्पेसिफिकली प्लाज्मा प्रोटीन। एंड सेकंड थिंग, चार्ज बैरियर, मेम्ब्रेन इज हाईली नेगेटिव चार्ज एंड प्लाज्मा प्रोटीन इज आल्सो हाईली नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल नॉट अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज एंड इस वजह से प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नॉर्मली नहीं होता है। तो ये दो मेन रीजन है व्हाई द प्लाज्मा प्रोटीन नॉट फिल्टर्ड इन आवर किडनी नॉर्मली। आंसर इज बिकॉज ऑफ साइज बैरियर एंड चार्ज बैरियर। एंड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोथ बैरियर्स आर ब्रोकन डाउन, दोनों ही टूट जाते हैं, दोनों ही खराब हो जाते हैं और उस वजह से क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस आपको मिलता है। नेक्स्ट कोर्स तो ठीक है, ऑटोइम्यून इज ओनली द कोर्स। इंसिडेंस मेनली किसमें मिलेगा आपको, ये चिल्ड्रंस या बच्चों के अंदर आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। नेफ्रॉन इंजरी हमने लिखी है +1 +2 +3 +4 चारों इंजरीज या उससे ज्यादा है तो सारी हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रखते हैं। सो लिख लिया था, सब पढ़ लिया था, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। मूव करें आगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अब आप ही को बताना क्या सिम्टम आएंगे, मैंने सारा पढ़ा दिया, वैसे ही आज पढ़ाने देंगे नहीं, पता नहीं क्या करना इन लोग। यस, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, एडिमा, देन प्रोटीन का लेवल यूरिन में ज्यादा होगा, प्रोटीन यूरिया एंड हाइपर। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो देयर इज अ क्लासिकल ट्राइड ऑफ दिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके अंदर हम 3 क्लासिकल सिम्टम्स याद रखते हैं। एंड these 3 classical symptoms are, the first one is excessive loss of protein, that is protein urea, and this protein urea is more than 3.5 gram per day. Next is due to excessive loss of protein in urine, the body will undergo hypoproteinemia, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा। जब प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, स्पेसिफिकली एडिमा। सो एडिमा विल बी देयर एंड द नेक्स्ट वन इज हाइपरलिपिडेमिया। So these three are the classical triad of nephrotic syndrome जिसकी हम बात कर रहे हैं, classical triad of nephrotic syndrome। तो ये तीन आपको याद रखने। So प्रोटीन यूरिया होने से पर्सन में क्या होगा, हाइपो एल्बुमिनेमिया या हाइपोप्रोटीनेमिया। ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया पर्सन विल हैव एडिमा। दिस एडिमा इज इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेज में जो एडिमा होगा वो बॉडी के अंदर सबसे पहले जो अपीयर होगा वो कहां पे होगा, सो इट इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा क्योंकि यहाँ की जो स्किन है इट इज वेरी लूजली अटैच्ड टू द अदर मेम्ब्रेन्स। अगर यहाँ की स्किन को देखोगे, यहाँ की देखोगे तो यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस है, लूजली अटैच्ड है और इसी वजह से सबसे पहले एडिमा आपको देखने को मिलेगा पेरिऑर्बिटल एरिया में एंड देन डिपेंडेंट लिम्ब और फिर होल बॉडी में एडिमा हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे पेरिऑर्बिटल अर्ली। फिर उसके बाद लेट स्टेज में क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनासार्का। हाइपरलिपिडेमिया इन सम केसेस ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड। ओके, ये मैंने बोला था घर पे पढ़ के आने के लिए, इसका बताया था मैंने कुछ, प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन कितना होता है पूछा था मैंने लास्ट में। अरे जाते जाते कुछ तो बोला था, नहीं बोला था। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई इन दिस कंडीशन पर्सन इज हैविंग हाइपरलिपिडेमिया। सो अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन करता है बॉडी में, प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर इज ओनली द ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा प्रोटीन। यही एक ऑर्गन है जो प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, ओनली द सिंगल ऑर्गन। एवरी डे पर डे प्रोडक्शन इज नियर बाय 10 to 12 gram per day. Now the question is that if the loss is more than 3.5 gram per day, we are saying hypoalbuminemia or hypoproteinemia. Then our liver is able to compensate nearby 10 to 12 gram per day बना सकता है, लॉस तो सिर्फ 3.5 ग्राम हो रहा है, तो फिर हम इसको हाइपोप्रोटीनेमिया क्यों बोल रहे थे, ये पूछा था मैंने क्वेश्चन, व्हाई कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, कौन करेगा है, क्या बोल रहे हो। सो जब हम आपके प्रोटीन के
लॉस की बात करते हैं तो प्रोडक्शन था, अगर हम प्रोटीन लॉस की बात करें तो प्रोटीन लॉस दो टाइप का लॉस आपको मिलेगा इन आवर बॉडी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन लॉस। प्लाज्मा प्रोटीन लॉस की बात करें सो प्लाज्मा प्रोटीन जो लॉस होता है वो दो टाइप का होता है। वन इज डायरेक्ट लॉस, डायरेक्ट लॉस मींस जो आपको डायरेक्टली यूरिन में जो मिल रहा है व्हिच यू आर एबल टू मेजर इन द यूरिन, दैट इज नोन एज डायरेक्ट लॉस। जो यूरिन का सैंपल आपने कैलकुलेट किया उसमें जो भी मिला वो क्या है, डायरेक्ट लॉस है। वन लॉस व्हिच इज नोन एज इनडायरेक्ट लॉस, यू आर इजीली एबल टू मेजर दिस लॉस, इसको आप इजीली मेजर कर पाएंगे, बट यू आर नॉट एबल टू मेजर दिस लॉस। ये कितना होगा हमें नहीं पता, अब ये कहां होता है कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं। सो जब हम दिस इज द नेफ्रॉन देन योर पीसीटी एंड देन आगे का पार्ट जो भी, सो यहाँ पे ड्यू टू द इंक्रीज परमिबिलिटी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड हियर, बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड होगा एंड द लॉस, टोटल लॉस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो द टोटल लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज मोर देन 10 to 12 ग्राम पर डे। जो किडनी से लॉस हो रहा है टोटल वो कितना हो रहा है, मोर देन 10 to 12 ग्राम से ज्यादा हो रहा है, इसलिए बॉडी में क्या हो रहा है, हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है। अब वो यूरिन में सिर्फ 3.5 ग्राम ही क्यों आ रहा है, बाकी कहां जा रहा है उसकी हम बात करते हैं। सो व्हेन नॉर्मली प्लाज्मा प्रोटीन नॉट फिल्टर्ड हियर, कभी भी यहाँ फिल्टर नहीं होता है। इफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक जैसे नॉर्मली ग्लूकोज की बात करें या अदर सोल्यूट सोडियम की बात करें, इन सब की बात करें तो ये नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे फिल्टर होते हैं एंड दिस सेल आर वेरी वेल नो दैट कि दिस ग्लूकोज और दिस सोडियम और अमीनो एसिड्स ये हमें यूरिन में लॉस नहीं करना है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल थिंग है, इनको हमें कभी भी लॉस नहीं करना। सो बॉडी इनको क्या कर लेती है, वापस रीअप्टेक कर लेती है, वापस अपने पास रीअब्जॉर्प्शन करवा देती है। प्लाज्मा प्रोटीन तो कभी फिल्टर होता ही नहीं यूरिन में, सो इन सेल को नहीं पता कि ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है वापस क्या करवाना है, रीअब्सॉर्ब करवाना है। बट व्हेन दिस प्लाज्मा प्रोटीन रीच एट दिस पीसीटी पार्ट, जो पीसीटी वाला पार्ट है यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे जब आएगा तो ये सेल इसको एक बार टेस्ट करेंगे एंड इनको क्या लगेगा, ये तो बहुत अच्छा है, ये क्या है, इट इज वेरी गुड, ना तो इसको रीअब्सॉर्ब करवाना है और ये तो यूरिन में ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, तो इससे अच्छा हम क्या करें, इसको लेके खा लेते हैं। जो हमें लगता है ना ये तो फेंकने वाले हैं, तो फिर हम बोला फेंको मत, मुझे दे दो, ये ठीक चीज है, मेरे कहीं तो काम आएगी। वैसे ही सेल को क्या लग रहा है कि दिस प्लाज्मा प्रोटीन विच इज वेरी गुड एंड ये सेल इसको क्या कर लेगी, यहाँ से रीअपटेक कर लेगी, इसका क्या कर लेगी, रीअपटेक कर लेगी। नॉर्मली रीअब्सॉर्ब होने के बाद ये सेल वापस इसको ब्लड में ट्रांसफर करती है, इट इज रीअब्सॉर्ब्ड, बट ये क्या कर रही है, इसको अपने पास लेगी और इसको क्या कर देगी, पूरी तरह से कैटाबोलाइज करके खत्म कर देगी और अपने लिए यूज कर देगी, कैटाबोलिज्म इसका कर देगी। सो कैटाबोलिज्म करने से डिस्ट्रॉय हो गया, ब्रेकडाउन हो गया इसका, ना तो ये ब्लड में जाएगा वापस और ना ही कहाँ पहुंचेगा, यूरिन में। और इस वजह से ऊपर से जो फिल्टर हो रहा है दैट इज मोर देन 10 to 12 gram per day is filtered from the membrane, but at the last it will reach here that is only 3.5 gram per day. So nearby 7 to 9 ग्राम जो है वो कौन कैटाबोलाइज कर देता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोइटिक टिबियल सेल जो है वो इसको रीअपटेक करके वहीं पे कैटाबोलाइज कर देंगे। दैट्स व्हाई पर्सन इज हैविंग हाइपोप्रोटीनेमिया या हाइपोएल्बुमिनेमिया। क्लियर? यस, आया कुछ समझ में? सेकंड थिंग, जब लीवर जो है, कहां लिखा था हमने लीवर, नहीं लिखा इसमें, ओके। जब हम लीवर की बात करते हैं, ऊपर है या उस पर लिखा था मैंने, हाँ इधर। सो जब हम लीवर की बात करते हैं, लीवर फॉर्म करता है कहां, इधर नहीं लिखा मैंने, हाँ इसमें नहीं लिखा है। सो लीवर जो है कंपनसेट करने की कोशिश करेगा कि बॉडी के अंदर हाइपोप्रोटीनेमिया है, सो लीवर ट्राई टू फॉर्म मोर एंड मोर प्लाज्मा प्रोटीन, वो क्या करेगा, एक्सेसिव प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगा जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए। बट एक प्रॉब्लम है, द लीवर विल फॉर्म द प्लाज्मा प्रोटीन ओनली इन लाइपोप्रोटीन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में बनाएगा, लाइपोप्रोटीन में। ये कभी भी ओनली प्रोटीन नहीं बनाएगा, इट विल फॉर्म इन विच फॉर्म, लाइपोप्रोटीन फॉर्म। एंड जब ये लाइपोप्रोटीन बनेगा ये फिर ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद ये ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, वन इज लिपिड प्लस प्रोटीन। ये प्रोटीन तो आप जो कमी है उसको पूरा कर देगा या यूरिन में मिक्स होकर ये भी बाहर निकल जाएगा और चलता रहेगा हाइपोप्रोटीनेमिया। बट ये जो बना लिपिड, ये लिपिड आपकी बॉडी में क्या करेगा, ब्लड में इंक्रीज ब्लड लिपिड। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर्सन विल हैव हाइपर लिपिडेमिया। क्लियर? यस। जब हम प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन प्रोडक्शन की, तो लीवर बनाता है प्लाज्मा प्रोटीन। लीवर किस फॉर्म में बनाता है उसकी अगर हम बात करें तो फॉर्म कौन सा है, लिपोप्रोटीन फॉर्म में बनाता है। ये सिंपल प्रोटीन नहीं बनाता, ये लिपोप्रोटीन ही बनाएगा। सो लीवर से जब प्लाज्मा प्रोटीन बनकर बाहर निकलेंगे तो किस फॉर्म में होंगे, लिपोप्रोटीन फॉर्म में होंगे। जब वो ब्लड में आएंगे तो ब्लड के अंदर क्या होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक बन जाएगा लिपिड, दूसरा बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारा यूज हो जाएगा, या अगर प्रॉब्लम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो वो भी यूरिन से बाहर चला जाएगा, और ये पीछे क्या बच गया, लिपिड। और जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बनेगा उतना ज्यादा लिपिड बनेगा और उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपर लिपिडेमिया। सो दिस इज द रीजन व्हाई पर्सन इज हैविंग दिस हाइपर लिपिडेमिया। इंक्रीज लिपिड will deposit in your blood vessels and sometime it may cause atherosclerosis। जानते हो, जो वेसल्स है उसमें डिपॉजिट हो जाएगा इस तरह से और इसको क्या कर देगा, नेरो कर देगा। दिस इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड सम टाइम इट मे लीड टू, इफ इट इज प्रेजेंट इन योर कोरोनरी वेसल्स देन इट कैन कॉज हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, और इफ इट इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन देन इट विल कॉज सीवियर सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट। सो ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? दीस आर द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हिच डिसऑर्डर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सिम्पटम में चलें, हमारी स्लाइड पे भी लिखे हुए इधर, इफ यू लाइक दिस वन तो ये लिख सकते हैं आप। एडिमा, एडिमा में कौन से टाइप का एडिमा, फिटिंग टाइप ऑफ एडिमा, पेरिऑर्बिटल में फर्स्ट अपीयर होगा और उसके साथ में डिपेंडेंट एडिमा। फिटिंग एडिमा की ग्रेडिंग होती है, पता है, ग्रेडिंग 0 +1 +2 +3 +4, 0 तो कुछ है नहीं, फिटिंग कितना mm 2 mm तक डिप्रेशन आपको मिलता है और क्विकली डिसअपीयर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, +1 एडिमा। इसमें सिंपल सा याद रखना है, 2 4 6 8 दोनों बनाते जाओ, याद हो जाएगा इजीली, mm। इट विल अपीयर क्विकली, इट विल अपीयर नियर बाय 10 to 15 सेकंड, इट विल अपीयर नियर बाय 1 मिनट्स और इट विल टेक मोर देन 1 मिनट्स, और उससे भी ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा डिप्रेशन बनेगा, उसको हम बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है आगे स्लाइड में देखेंगे, +4 एडिमा। प्रोटीन यूरिया व्हिच इज मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, hyperlipidemia which lead to atherosclerosis, and hypoalbuminemia which cause decreased osmotic pressure and cause generalized edema. So these are the classical symptoms of nephrotic syndrome.
सिम्टम्स। सो रटना नहीं है, कुछ घर जाके सिंपल से कॉन्सेप्ट है उनको समझना है बस, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड अब इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे विद नेफ्रेटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ। ठीक है ना? तो ये अभी बता सकते हैं क्यों लिपिड बढ़ता है इसमें? तो आंसर आपको इजीली आप दे सकते हैं इजीली, व्हाई लिपिड इज इंक्रीजिंग, तो यू विल इजीली गिव द आंसर लिपिड जो है प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन लाइपोप्रोटीन फॉर्म में होता है, उसकी वजह से लिपिड का लेवल बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। नेक्स्ट ब्रेडिंग ऑफ पीटिंग एडिमा, अभी बोला मैंने 0 1 2 3 4। सो 0 तो 0 में कुछ है नहीं, 1 इट इज प्रेस 2 mm। जब आप इसको वॉल को जब आप कंप्रेस करेंगे तो ये डिप्रेशन जो होगा ये कितने mm का होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 mm का होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेड 1 में, और ये इजीली क्विकली दबाएंगे 2 mm जाएगा लेकिन वापस इजीली डिसअपीयर हो जाएगा। दिस इज द ग्रेड 1 या ग्रेड +1। ग्रेड 2 या +2 की बात करें तो दिस इज नॉन इज मॉडरेट एडिमा, 4 mm का डिप्रेशन होगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे ग्रेड 2 एंड इट विल टेक नियर बाय 10 to 15 सेकंड टू डिसअपीयर। Grade 3 it is a deep edema, so it will increase more and more and it will reach to till this and it will be 6 mm edema. It will disappear more than 1 minute से ज्यादा टाइम लग सकता है, and if it is 8 mm or more, इससे ज्यादा कितना भी डिप्रेशन हो रहा है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? Very deep, very deep. It is 8 mm and it will maybe disappear or maybe not disappear, present भी रह सकता है, वो present permanently भी बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है। So ये edema किसमें आएगा? Grade 4 के अंदर। So this is the grading of pitting edema। ये जो डिप्रेशन बनता है स्किन के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं पिट। डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? पिट, इसलिए इसका नाम है पिटिंग एडिमा। गड्ढा जो बन रहा है उसको बोलते हैं पिट। नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेनल फेलियर, उसके साथ में डायलिसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम। तो ये आप पढ़ ले, पहले से ही पढ़ते रहिए। बाद में ये नहीं कहना बताया नहीं था सर, पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, ठीक है? और इतने टॉपिक में ही बहुत हो जाएंगे क्वेश्चन, ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। यस, बाकी मेरी क्लास आई थिंक कल से नहीं होगी आपके साथ, कल से सारा जाएंगे, अली सर वापस आ जाएंगे आपके साथ। आज कुछ नाइट शिफ्ट उनका कुछ चल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा कुछ स्लीपी फील कर रहे होंगे मे भी, तो इसलिए थोड़ा नहीं आ पाए। तो वो कल से आपके साथ फिर मिलेंगे, और उसके साथ में आज से पीडियाट्रिक फिर स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो पीडियाट्रिक एंड ओबीजी आप एंजॉय करें, फिर से बच्चा ओबीजी एंड पीडियाट्रिक दोनों साथ में आप स्टार्ट करें। क्लियर है? नेक्स्ट नहीं लिखा? वो करें, इसके नीचे कुछ नहीं है, खाली है, आगे जाएगा। वो करें, डायग्नोसिस करने के लिए क्या करोगे? तो इट्स वेरी इजी टू डायग्नोस। यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन में आपको प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रोटीन है उसका लेवल मोर देन 3.5 ग्राम पर डे है, तो हम कंफर्म पहले बोल सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्योंकि बाकी किसी कंडीशन में इतना प्लाज्मा प्रोटीन लॉस नहीं होता है। सो यूरिन एनालिसिस 24 आवर यूरिन कलेक्शन जो हम यहाँ परफॉर्म करेंगे, जब भी 24 आवर यूरिन कलेक्शन आपको ऑर्डर दिया जाता है तो उसके लिए ध्यान रखें। पहले भी मैंने आई थिंक बताया होगा आपको, जब हम सैंपलिंग स्टार्ट करते हैं तो जो भी आप टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग 8 am टू आप स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह 8 बजे आज या कल, जैसे कल 5 12 सुबह 8 o'clock आपसे यूरिन स्टार्ट करेंगे कलेक्ट करना, तो हमें जो यूरिन कलेक्ट करना है वो 8 बजे के बाद जो यूरिन बनेगा उसको कलेक्ट करना है। और 8 बजे जो उसके ब्लड में यूरिन है वो पहले से ही क्या हो गया है? बन चुका है, इट इज ऑलरेडी फॉर्म बिफोर 8 am। सो इस 8 am पे उसको बोलना है कि जो यूरिन आपको पास करना है वो कर दे और उसको डिस्कार्ड कर दे, उसको कलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद जो भी यूरिन पास करेगा सारा कलेक्ट करना है। अगले दिन नेक्स्ट 6 12 8 am पे जो लास्ट यूरिन होगा, ये तो फर्स्ट यूरिन था जिसको डिस्कार्ड कर दिया, लास्ट जो होगा ये यूरिन ऑलरेडी जो 8 बजे है उससे पहले बनाइए, बाद वाला नहीं है। सो लास्ट यूरिन को डिस्कार्ड नहीं करना है, लास्ट वाले को तो कलेक्ट करना है, और फर्स्ट वाले को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। तो एग्जाम में ये कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, वैल्यूज देते हैं, सुबह 8 बजे इतना पास किया, 10 बजे इतना, 12 बजे इतना, फिर लास्ट वाले देते हैं और पूछते टोटल 24 आवर कलेक्शन कितना था। तो फर्स्ट जो अमाउंट लिखा होगा जहां से स्टार्ट किया उस टाइम अगर लिखा हुआ है तो उसको डिस्कार्ड करना है, और जो लास्ट लिखा हुआ है उसको एड करना है, उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, नहीं तो आपका वैल्यूज क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसमें प्रोटीन का लेवल जो है वो आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज प्रोटीन यूरिया इन द मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। वॉल्यूम ओलिगोयूरिया ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एडिमा फॉर्मेशन, अगर एडिमा हो जाएगा सारा फ्लूइड जो है एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में या इंट्रासेलुलर स्पेस में है, तो फिर यूरिन फॉर्मेशन ऑब्वियसली कम होगा और ओलिगोयूरिया भी प्रेजेंट हो सकता है इन केस ऑफ एडिमा। सीरम प्रोटीन डिक्रीज लेस देन 5.5 ग्राम पर डीएल। सो नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सो 4.7 प्लस 2.3 87 एंड देन 0.3 नियर बाय 7.5 जो है आपको देखने को मिलते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन ग्राम परसेंटेज में। और ये लेवल किससे बिलो आ गया है? 5.5 से भी कम है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? पेशेंट इज हैविंग हाइपोप्रोटीनेमिया। द नेक्स्ट इज रीनल फंक्शन टेस्ट, जहां पे ब्लड यूरिन नाइट्रोजन सीरम क्रिएटिनिन ये सारे टेस्ट हम करेंगे, और अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो फिर इनका लेवल भी आपको अल्टर्ड मिलेगा। पर इसमें प्राइमरी आप प्रोटीन यूरिया से ही कंफर्म कर देंगे कि इतना प्रोटीन लॉस और किसी डिजीज में नहीं होता है। ये हो गया। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। फ्लैट टी वेव कब देखने को मिलेगा? हाइपो कैलेमिया, मूव करें आगे। अरे वो किसी ने मुझे इसी से भेजा, इसलिए उसमें लिखा हुआ प्लेट टी वेव, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ व्हाई पर्सन इज हैविंग प्लेट टी वेव। आंसर इज ड्यू टू द हाइपो
hypokalemia, flat T wave या inverted T wave with ST segment depression and presence of U wave, prominent U wave, that is hypokalemia. चलो हो गया, ये मूव करें आगे. लिख लिया. Just for 1 second. मूव करें. नेक्स्ट, और कुछ बातें नहीं करनी है. ये पिताजी की इसी भेजा, किसी ने भाई ने तो देख रहा था मैं जस्ट. चलो आगे नेक्स्ट मूव करें. मैनेजमेंट. सो अकॉर्डिंग टू कोर्स टू डिक्रीज द प्रोटीन यूरिया, सो यूरिन के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो रहा है हमें उसको डिक्रीज करना है, और उसके लिए आपका मैनेजमेंट जो कोच है उसको ट्रीट करे, इमीडिएटली उसको हटाए, एलिमिनेट करे. नेक्स्ट, अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव एडिमा है तो हम क्या दे सकते हैं? डायबिटिक्स, एसी इनहिबिटर्स टू इनहिबिटर टू डिक्रीज द प्रोटीन. प्रोटीन डिक्रीज करता है एसी इनहिबिटर. एडिमा होगा, बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? बीपी बढ़ेगा. सो ये गलत लिखा है, टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, बीपी. एसी इनहिबिटर जानते हो? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. सो हमने जब लास्ट सिस्टम पढ़ा था याद है? इट इज मेनली एसी एंजाइम इज प्रेजेंट इन आवर लंग्स, और इसका काम था एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करना. जब सेकंड बनेगा तो उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, बीपी बढ़ेगा. सोडियम का रिएक्टिव ज्यादा होगा, बीपी बढ़ेगा. वाटर का रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, बीपी बढ़ेगा. सो बीपी को बढ़ाता है. जब ये एसी एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो ये कन्वर्शन भी बंद हो जाएगा, और कन्वर्शन बंद होगा तो ये आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता है, ना ये एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सकता है, ना ये एडीएच प्रोड्यूस कर सकता है. इस वजह से बॉडी के अंदर बीपी जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज. तो बीपी जब बढ़ता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसी इनहिबिटर. सो ये हम यूज कर सकते हैं. ये प्रोटीन नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? बीपी. एग्जांपल ऑफ एसी इनहिबिटर, ऑल द पिल ड्रग्स जितने भी आते हैं, जितने भी ड्रग्स के पीछे पिल आता है वो सारे ड्रग इसमें एसी इनहिबिटर. एंटी लिपिड ड्रग, लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ है, हाई लेवल ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट है, और जब हाई लेवल ऑफ लिपिड है तो उस कंडीशन में लिपिड के लेवल को डिक्रीज करने के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे? एंटी लिपिड्स. और एंटी लिपिड्स के अंदर कौन सी ड्रग है? स्टेटिन ड्रग. जो ना स्टेटिन ड्रग जो आती है, लाइक जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कॉमनली यूज होती है, एटोवास्टेटिन और भी अदर स्टेटिन, जिसके भी पीछे स्टेटिन ड्रग आता है वो सारी ड्रग इसमें आती है एंटी लिपिड ड्रग. इसके लास्ट में स्टेटिन बढ़ाएगा. दिस होल ग्रुप ऑफ ड्रग इज नोन एज एंटी लिपिड ड्रग. किससे लिपिड को कम करती है? कैसे लिपिड को कम करती है? पता नहीं, मेरे को सुना ही तो आएगा नहीं वैसे, पता नहीं लाउड स्पीकर करके. हाँ इधर आता हूँ. क्या क्या बोल रहे थे? एंटी एलडीएच. और एलडीएच तो कहाँ है? एलडीएच का क्या रोल है? और कुछ? किसको? एलडीएच को? एंटी एलडीएम क्या बोल रहे हैं? एचडीएम, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. अरे थोड़ा इतना साउंड आ रहा है पहले इतना, और आप लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं. तो एचडीएल लो, एलडीएल एलडीएच क्या बोला इन्होंने? लो, और कुछ है? सो एचडीएल और एलडीएल जो भी आप बोल रहे हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये ठीक है, हमारे ब्लड में अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल है, अलग टाइप के लिपिड्स हैं, और उनका अलग अलग रोल है. कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल है, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल है, कुछ ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उनका अलग अलग रोल है. इन दिस सिचुएशन पर्सन इज हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिपिड इन द ब्लड. ब्लड में पहले से ही लिपिड का अमाउंट ज्यादा है, हमें उसको कम करना है. सो उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज करें? स्टेटिन ड्रग. नाउ ये स्टेटिन ड्रग जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है उसको कम करने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ये उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं करेगा. इट विल नॉट कन्वर्ट इन गुड कोलेस्ट्रॉल. नहीं पता? चलिए क्या होता है देखो. सो एक अगर हम बात करें बॉडी में तो एक मेन ऑर्गन हमारा है वो है लीवर. लीवर जानते हो? सो लीवर जो है द ऑर्गन विच हैविंग फॉर्म ऑफ लिपिड जो स्टोर आपकी होती है वो कहाँ होती है? लीवर में. लिपिड कहाँ जाकर स्टोर होता है? लीवर में. अब अगर आपकी बॉडी में लिपिड की रिक्वायरमेंट है, इफ यू रिक्वायर द लिपिड, मेरी बॉडी आपकी बॉडी को क्या है? लिपिड का रिक्वायरमेंट है. उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है? सो वी हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच इज नोन एज एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम. एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम. ये एंजाइम क्या करता है? जो लिपिड आपके लीवर में स्टोर्ड है, इस लिपिड को कहां लेके आता है? दिस एंजाइम जो स्टोर कहां पे है? लीवर में है. स्टोर्ड लिपिड को किस में लेके आ जाएगा? ब्लड के अंदर. और फिर हमारी बॉडी उसको क्या कर लेगी? यूज कर लेगी. और बॉडी विल यूज दिस लिपिड. डायरेक्टली जो लिपिड ब्लड में पहुंचा उसको यूज नहीं करता. वो लिपिड पहले कहां जाएगा? लीवर के पास उसको स्टोर करेगा, देन बॉडी उसको यूज करना स्टार्ट करेगी. यहाँ पे ऐसा हो रहा है. अब हमने क्या किया? पेशेंट को एक ड्रग दिया जिसका नाम है स्टेटिन, लाइक एटोरवास्टेटिन. स्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग. दिस स्टेटिन ड्रग इज द टाइप ऑफ ड्रग व्हिच इज नोन एज एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर. ये कौन सी ग्रुप की ड्रग है? एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर ग्रुप ऑफ ड्रग. एंड दिस स्टेटिन ड्रग ब्लॉक दिस एंजाइम. एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे. जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो नाउ द स्टोर्ड लिपिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीवर विल नॉट रीच इनटू ब्लड. ब्लड में नहीं आएगा. और जब ब्लड में नहीं पहुंचेगा लेकिन बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बॉडी की डिमांड है, वो तो पूरी करनी है आपको. डिमांड पूरी करने के लिए फिर बॉडी के पास ऑप्शन क्या बचा है? कहां से ले सकते हैं वो लिपिड? और कहां है? सो
जो मैंने अभी बोला था कि नॉर्मली द लिपिड विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड इज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी, फर्स्टली इट विल स्टोर इन द लिवर एंड देन अगेन वापस इस एंजाइम की प्रेजेंस में रिलीज होता है, फिर बॉडी यूज करती है। लेकिन अभी लीवर से आना बंद हो गया है, तो बॉडी ना चाह के भी उसको कौन सा यूज करना पड़ेगा, जो लिपिड किसमें प्रेजेंट है, ब्लड में। एंड जब ब्लड में लिपिड है उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो फिर लिपिड का लेवल स्लोली स्लोली क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ओनली द मैकेनिज्म द स्टेटिन ग्रुप ड्रग कैसे काम करती है। द इंक्रीज द यूज ऑफ लिपिड फ्रॉम ब्लड कंपेयर टू स्टोर लिपिड। स्टोर लिपिड को ये स्टोर रखवाते हैं और यूज किसको करवाएंगे, ब्लड वाले को। उससे बॉडी में किसका लेवल कम होगा, आंसर इज लिपिड इन ब्लड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका लाइपो जो हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है वो वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर ड्रग्स। क्लियर, नेक्स्ट। ओके, बिफोर मूविंग ऑन दिस वन पॉइंट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर हम बात करें, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी की बात करें और डाइट की बात करें, कौन सी डाइट आपको देनी पेशेंट को। इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम व्हिच डाइट यू विल गिव टू द पेशेंट, लो प्रोटीन। सो दिस इज ओनली द पॉइंट जो ध्यान रखना है, इन ऑल टाइप ऑफ डिजीज इन किडनी रिलेटेड डिजीजेस हम हमेशा लो प्रोटीन देते हैं, बट यहाँ पे प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन का अमाउंट कम है, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाइपोप्रोटीनेमिया होने का वही मेन इश्यू है। सो इन दिस कंडीशन वी विल गिव प्रोटीन डाइट। पेशेंट में किडनी के अंदर जो मेन इश्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, लिपिड का लॉस हो रहा है, सॉरी प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, प्रोटीन डाइट यहाँ पे देना होगा। सो इसमें हम लो प्रोटीन नहीं देते, यहाँ पे प्रोटीन डाइट आप यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, बस ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। व्हाट इज नेफ्रेटिक सिंड्रोम, तो आंसर इज इट्स अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ glomerulonephritis. It is the clinical presentation of glomerulonephritis. जब हम किडनी की बात करें, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, किडनी का जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस, पता है यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस, होता है नहीं होता है, and this is the Bowman's curve, this is the renal corpuscle and then PCD DCT जो भी है सारा। सो इसमें क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और उसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ glomerulonephritis is known as nephritic syndrome। तो both are same, nephrotic syndrome और nephritic syndrome अलग है, दोनों की स्पेलिंग का ध्यान रखना, एक ही जैसी दिखती है। दिस इज दैट नेफ्रोटिक, यहाँ पे ओ आता है और यहाँ पे आई आता है, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन डिजीज में बहुत सारा चेंजेस होता है, पूरा सब कुछ चेंज होगा जो भी हम देखेंगे। तो एग्जाम में आंसर भी आपको ध्यान से सोच समझ के देना है, इसको देख के देना है कि नेफ्रेटिक पूछ रहा है या नेफ्रोटिक पूछ रहा है। यस, तो स्टार्ट करें। नेफ्रेटिक सिंड्रोम इज द clinical manifestation of glomerulonephritis. Glomerulonephritis is an inflammation of glomerular capillaries, जो bunch of capillaries जो glomerulus बनाता है उसमें inflammation होना, that is known as glomerulonephritis. It may be acute or it may be chronic on the basis of duration. If it is occur suddenly, quickly suddenly होता है, there is no history. Acute जब भी होता है तो उसमें कोई history नहीं होती है, this is acute। लेकिन जब हम chronic की बात करें तो person किसके साथ आता है, present with a long history, उसके पास एक long history होगी कि पहले भी ऐसा होता रहता है मुझे, तो जब history present होती है उसको हम chronic में देखते हैं, और जब history absent होती है उसको हम क्या बोलते हैं, acute। sudden होना और एक slowly slowly होना। नाउ इसको जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ में। तो आई थिंक नेफ्रॉन इंजरी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं, बताया था मैंने। A person is having +3 level of injury, it is known as nephrotic syndrome. When person is having +4 or any above जो भी लेवल है तो उसको हम किसमें पढ़ते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब इसके जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे वहां पे देखोगे आप बहुत फनी चीजें होती है, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक्सेसिव हाइपर प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, आई एम आस्किंग अबाउट द प्रोटीन, लॉस ऑफ प्रोटीन इज सेम लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मोर देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम और लेस देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इंजरी मैंने ऑलरेडी बता दी, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उससे ज्यादा इंजरी यहाँ पे मिलेगी आपको, लार्जर देन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, +4 +5 +6। अब आपको बताना क्या है, आपको क्या लगता है कि लॉस जो होगा वो ज्यादा होगा प्रोटीन का, प्रोटीन की बात करें, बाकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी हम बाद में देखेंगे, प्रोटीन ज्यादा लॉस होगा या कम होगा या सेम रहेगा। इफ इट इज लेस देन व्हाई साइज ऑफ द फॉरेंस इज लार्जर देन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कम क्यों होगा, ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं भी, ठीक है बड़े है तो हो सकता है ज्यादा। बताओ यस, क्या रिजल्ट आएगा, बताओ, बोलो बोलो क्या होगा रिजल्ट, बताओ। रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट जब आता था, याद है आपको रिजल्ट, क्लासरूम का रिजल्ट, अभी भी आएगा रिजल्ट, नॉट सेट का रिजल्ट। जब रिजल्ट आता है तो एक बच्चा जो है फेल हो गया, क्लास का रिजल्ट आया और बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। तो घर पे आया और घर पे आते पिताजी ने पूछा रिजल्ट क्या रहा, तो बच्चे ने क्या बोला, फेल हो गया, प्राउडली सेइंग फेल हो गया। पिताजी ने लगाई 2-4, गुस्सा आता है ना तो लगाते हैं। बाद में पूछा कि भाई दूसरों का जो भी है, तो बोला कि भाई हमारे पड़ोस में जो है गुप्ता जी, उनकी बेटी सीनू, उसका रिजल्ट जो है क्या आया, टॉप है, वो क्लास में फर्स्ट नंबर पे आई, और मैं क्या हो गया, फेल हो गया। तो बेचारे पिताजी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बेचारे गुप्ता जी के साथ ही रहते हैं। तो उसको बोला कि तू कम से कम उसको देख देख के कुछ तो सीख, कुछ तो पढ़ बेवकूफ, और उससे क्या कर, सीख के पढ़ी करके एग्जाम पास होके तू भी टॉप कर, तो मैं भी उनको कुछ कह सकूं कम से कम, हर बार वही मुझे कहते रहते हैं। तो बेचारा बेटा जो है वो बोला, पिताजी मैं उसको इतना देखता हूँ, इसी वजह से मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, द रीजन इज दैट, बार बार उसी को देखता हूँ इसलिए क्या हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ। तो आप भी कुछ तो रिजल्ट लाओ, इसमें क्या आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा तो क्यों आएगा, ज्यादा तो ठीक है छोड़ देते हैं। अरे भाई ओपनिंग ज्यादा बड़ी है, इतना बड़ा पाइप है तो पानी ज्यादा आएगा, छोटा सा पाइप है तो पानी कम आएगा, इट इज कॉमन थिंग। यहाँ पे कम आएगा तो क्यों कम आएगा, दिस इज माय क्वेश्चन।
बता दिया बिफोर चेंज यू चेंज माय कांसेप्ट आई विल टेल यू द रियल कांसेप्ट क्या है देखते हैं कोर्स सो कोर्स के अंदर ऑटोइम्यून यहां भी रहेगा बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट को याद रखना जो हमने पहले भी डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ अपर एयरवे इन्फेक्शन सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इसमें एक डिसऑर्डर है गुड पॉस्चर सिंड्रोम व्हाट इज गुड पॉस्चर सिंड्रोम एसएलई systemic lupus erythematosus what is good posture syndrome it is only good in name it only good in name otherwise it is very bad disorder good posture syndrome it is an autoimmune disorder what is this disorder it's related to lungs absolutely respiratory syndrome है ये lungs related disorder है yes lungs में क्या होगा so in this condition excessive amount of antibodies जो lungs की हम बात कर रहे हैं इसको हटा दे एक बार GPS good posture syndrome this good posture syndrome is a disorder of lungs and it is also type of autoimmune fatigue or disorder होगा क्या in our body our immune system form the antibody against the lungs tissue lungs के अंदर कौन सी टिश्यू है प्राइमरी है क्या है लंग के अंदर किडनी में प्राइमरी कौन सा सेल है ब्रेन में कौन सा सेल है अरे तो किडनी में नेफ्रॉन होता है ब्रेन में आपका न्यूरॉन होता है वैसे लंग्स आपके लंग्स में होता है एल्वेलाई छोटी सी सेल होती है एल्वेलाइज सो इनके अगेंस्ट लंग सेल के अगेंस्ट क्या बनाएंगे एंटीबॉडी बनाएंगे और वो क्या करेगी डिस्ट्रॉय करेगी किल करेगी उसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी डिस्निया साइनोसिस वो सारे सिम्टम आएंगे बट द प्रॉब्लम इज दैट द एंटीबॉडीज व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस गुड पॉस्चर सिंड्रोम जीपीएस में जो एंटीबॉडीज बनेगी दैट जो एंटीबॉडीज की जो आइडेंटिफिकेशन करेगी ये जो एंटीबॉडी जाके आइडेंटिफाई करेगी मुझे इस टाइप की सेल को किल करना है तो इसके अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडी बनेगी जो इस पे जाके किल कर दे इसको द सेम टाइप ऑफ सेल आल्सो प्रेजेंट इन आवर किडनी नेफ्रॉन किडनी के अंदर भी ऐसी सेल होती है जैसे ये यहाँ पे है और ये एंटीबॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि दिस इज द लंग सेल और दिस इज द किडनी सेल और उस वजह से ये एंटीबॉडी किडनी में जाके आपके ग्लोमेरुलस को भी क्या कर देगी डैमेज और उससे क्या हो सकता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गुड पॉस्चर सिंड्रोम सेम इज इन एसएलई सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस वेसल्स के अंदर एक्सेसिव एंटीबॉडीज बनेगी वेसल्स ब्लॉक इरिथम हो जाएगा रेडनेस होगा और वो सेम एंटीबॉडी किस पे जाके अटैक कर सकती है नेफ्रॉन के अंदर बट मेन तो याद क्या रखना आपको ये बीटा या बी हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन ऑफ द थ्रोट 2 to 3 वीक ऑफ प्रेसीड्स इसका एमसीक्यू भी पहले पूछा था कि हिस्ट्री कलेक्शन में आप पेशेंट से अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट आपको लग रहा है तो आप क्या पूछेंगे पेशेंट से तो आंसर क्या लिखना है यू आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनी थ्रोट इंफेक्शन और एनी अपर एयरवे इंफेक्शन इन लास्ट 2 to 3 वीक और ये सबसे डेंजरस और सबसे मोस्ट कॉमन कोज भी है इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम का या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का लाइक अपर एयरवे इंफेक्शन मम्स क्लियर है हां क्या कह रहे हैं हाँ उसका मैं भी यही सोच रहा हूँ कुछ तो हो सकता है क्या यही हो सकता है हम रेजिस्टेंस लाए अपने अंदर एंड ट्राई टू किससे कुछ नहीं कर सकते इट्स सोसाइटी जो मतलब ये एरिया जो है आपका लिविंग लेने वाला एरिया है ये इज नॉट अ कमर्शियल एरिया जहाँ पे आप जाके किसी को कुछ भी बोल दें और हम लोग यहाँ पे क्लासेस रन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो नहीं वो क्यों करेंगे उनका घर है उनके घर में शादी है उनके पास पैसे हैं उनके पास गाने हैं लाउड स्पीकर है एवरीथिंग आपके घर में भी शादी होगी आप भी बजाओगे आप कौन से काम रहोगे कोई बच्चे कोई रोकेगा कि नहीं वो पास वाला पड़ोसी परेशान हो रहा है बंद कर दो कोई नहीं रोकता है रोक दिया लो चले आगे रोक दिया शायद उन्होंने सुन लिया अभी मुंह करे टेक्स्ट अरे सारी चीजें जो है आजकल बस दुनिया जो है वो सिर्फ दिखावे पे लगी हुई है हर एक पर्सन को लगता है कि उससे ज्यादा होना चाहिए मेरे पास कुछ हो नहीं हो कोई बात नहीं पर उससे क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों से ज्यादा होना चाहिए उससे कम हो गया तो फिर क्या यस तो इसीलिए हमें इसी दुनिया इसी में पीछे भाग रही है उससे ज्यादा लाना है उससे ज्यादा लाना है वो एक जो जॉक सुना था पहले भी मैंने टीचर ने पूछा स्टूडेंट से वरुण से पूछा शाम से पूछा कि भाई आपको क्या बनना है बड़ा होके तो बेचारा खड़ा होकर बोला कि मेरे को बहुत बड़ा करोड़पति बनना है मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां होनी चाहिए मेरे पास ऐसा होना चाहिए ये होना चाहिए ऐसे सब कुछ बता दिया उसने इतनी बड़ी ऐसे लिख दिया तो टीचर ने बोला बेवकूफ मैं 2 वर्ड में पूछ रहा हूँ छोटा सा बता क्या बनना है और तू पूरा अपना ऐसे लिख दिया पे फिर बाद में लड़की को खड़ा किया सीता को पूछा आपको क्या बनना है पर 2 वर्ड में बताना है तो उसने बोला मुझे शाम से शादी करनी है बाकी और कुछ नहीं करना क्योंकि ये पैसे कमाएगा मैं इससे शादी कर लूंगी बात बराबर हो जाएगी सो वो थिंग्स है कि भाई सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं पैसे 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 और उसी को दिखावा करके खत्म कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं यस बट उससे पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया पैसे के पीछे पड़ी है माया का त्याग करो लिखा जाता है वो माया का लिखी माया होकर और माया का त्याग करना है तपस्या भी करनी है और उसके साथ में शिक्षा भी प्राप्त करनी है तो सब कुछ करते रहो चले आगे नेक्स्ट टाइप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ये तो सच में मेरे को भी बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है बट कोई ऑप्शंस नहीं है मैं छोड़ भी नहीं सकता हूं हैं मेरी आवाज बढ़ाऊं मेरी आवाज तो अभी लाउड स्पीकर इतना ही है ठीक है सो एक्यूट ऑनसेट और क्रॉनिक ऑनसेट एक्यूट मींस सडन क्रॉनिक मींस लंबी हिस्ट्री है लॉन्ग टाइम से चल रहा है चला जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स एक्यूट एंड glomerulonephritis chronic glomerulonephritis the second is the primary and the secondary glomerulonephritis what is difference between primary and secondary so it is very simple to understand primary it means the primary cause is inside the kidney किडनी प्रॉब्लम है किडनी में कोई इश्यू है तो उसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड इफ द कोज इज नॉट इन द किडनी कोज इज आउटसाइड द किडनी
किडनी में कोई इशू नहीं था, बट ब्लड में इंफेक्शन था और उस ब्लड के इंफेक्शन ने आगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी अदर बॉडी पार्ट में कुछ इशू था, उससे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी. सो इफ द कोज प्राइमरी रिलेटेड टू द किडनी, देन इट इज नोन एज प्राइमरी, एंड इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू किडनी, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. The next is on the basis of severity. बता दें एक बार, यहाँ तक लिखो, फिर पढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप इज ऑन बेसिस ऑफ सीवियरिटी. के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स रहेंगे यहाँ पे? पता नहीं क्या क्या बोल, क्या क्या गा रहा है ये, पता नहीं. गाने जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, अगर आप उनका मीनिंग देखो तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है. होता है, देखा कभी? सोचा आपने मीनिंग ऐसे? हम बस गुनगुनाते रहते हैं, पर उनका रियल में मीनिंग सोचो तो पता नहीं क्या क्या निकलता है. वो एक आदमी तो खुदा से बोल रहे हैं, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, है जैसे उसका खुदा उससे नौकर है और अपने बादलों को बोलेगा. क्यों बोलेगा? क्योंकि मेरा यार रो रहा है, हंस रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बारिश की जाए, उसी का सब कुछ नौकर है. और उधर से ऊपर से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जैसे सच में खुदा बारिश कर रहा है. ये बोल रहा है घर घर नहीं घुमाना चाहिए, बेटा कितना बड़ा हो गया, नहीं हो गया, पता नहीं. उससे गाने गाने से कोई शिक्षा नहीं मिलने वाली है. उनके दो थप्पड़ मारो फिर समझ में आएगा उनको, ये सुना रहे हैं बेटा कितना बड़ा हो, ये नहीं करना चाहिए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है. यस. नेक्स्ट, सीवीटी के बेसिस पे अगर हम बात करें, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो समझते चलो. सो वन इज डिफ्यूज एंड सेकंड वन इज, अरे चल भाई, एंड वन इज फोकल. फोकल जानते हो? फोकल इज रिलेटेड टू फोकाई. सो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आप समझे पहले, बाद में लिखना लिखना जरूरी नहीं है, पहले समझना जरूरी है. दिस इज योर किडनी, नाउ ये किडनी है, पूरा पार्ट है किडनी का. जब हम बात करते हैं फोकल की, फोकाई यानी कहीं कहीं पे, यहाँ पे, इधर 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 इधर, ये जो मैंने मार्क नहीं किया है, इनमें क्या हो रखा है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखा है. अ पार्ट ऑफ किडनी, फोकाई यानी छोटे छोटे पार्ट. दिस इज नोन एज फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इसको हम क्या बोलेंगे? फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. बट इन केस ऑफ डिफ्यूज, डिफ्यूज मींस जितने भी ग्लोमेरुलस है सारे के सारे क्या हो रखे हैं? इन्फेक्टेड हो रखे हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कंप्लीट. इन फोकाई एंड फोकल पार्शियली, एंड इन डिफ्यूज इट इज कंप्लीटली इन्वॉल्वड. उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज. तो यहाँ पे थोड़ा सा था, यहाँ पे पूरी किडनी क्या है? इन्वॉल्व है. इसको आप क्या बोलेंगे? डिफ्यूज. क्लियर है पहला? इसी के दो सब टाइप है जिसकी अगर हम बात करें, दैट इज वन इज सेगमेंटल. जानते हो सेगमेंटल यानी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन है उसकी हम बात करें यहाँ पे, और उसके अंदर एक सेगमेंट, एक टुकड़ा, छोटा सा पार्ट है, उसमें क्या हो रखा है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखा है. उसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एंड सेकंड इज ग्लोबल. देखो डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे बोमन्स है ये, और ये आपका ग्लोमेरुलस है. जब आप हर एक किडनी के नेफ्रॉन को देख रहे हैं तो उसमें आपने देखा कि जो ग्लोमेरुलस है, लाइक वो हाफ पार्ट, इतना हाफ क्या हो रखा है? सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलस इज अफेक्टेड. तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एंड ग्लोबल का मींस, ओके सिमिलर, ये ग्लोमेरुलस है और पूरा का पूरा क्या हो रखा है? इन्फेक्ट हो रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो ये चारों कंडीशन आई थिंक क्लियर है. नाउ अब मैं यहाँ पे कंडीशन आपके लिए पुट कर रहा हूँ, आपको आंसर देना है. A patient is presented in the OPD or in a hospital and patient is having half of the glomerulus is infected with glomerulonephritis and the number of glomerulus which is affected is complete. सारे के सारे glomerulus affected है, बट वो सारे कौन से हैं? हाफ ऑफ है, आधे आधे हैं, पूरे नहीं है. तो उस पेशेंट में कौन सा टाइप ऑफ glomerulonephritis प्रेजेंट है? Which type of glomerulonephritis? So we will say it's a segmental, and सारे के सारे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? Diffuse. So we will say it's a segmental diffuse glomerulonephritis. If the person is having half part of the nephron, this glomerulus is infected, but only a few number of nephron, not complete. This is known as segmental focal glomerulonephritis. Same here, if whole part of the glomerulus is affected and whole number of nephron is also affected, तो उसको हम बोलेंगे global diffuse glomerulonephritis. पूरा का पूरा affected है, but कुछ ही nephron में है, तो उसको हम बोलेंगे global focal glomerulonephritis. Clear? चार टाइप हो जाएंगे इससे, तो यहाँ पे दिखाइए. On the basis of severity, diffuse का मींस जो भी है होल नंबर ऑफ नेफ्रॉन, कंप्लीट पूरा का पूरा जो भी नंबर ऑफ नेफ्रॉन है सारे इन्वॉल्व है. कंप्लीट, इनफैक्ट कंप्लीट किडनी इन्फेक्टेड. फोकल के मींस पार्शियली. ग्लोबल मींस कंप्लीट नेफ्रॉन लिख सकते हैं आप या ग्लोमेरुलस लिख सकते हैं, एक ही बात है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन अफेक्टेड है. और सेगमेंटल मींस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस. अरे क्लियर है चारों? याद रहेंगे? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नाउ अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे. लिख लिया चारों टाइप? अरे लिखना कुछ नहीं इसके आगे, ये तो मैंने ऐसे लिखा है, आपको ही लिखना है जो भी है, कुछ नहीं लिखना, छोड़ दो इनको. हाँ यस बिल्कुल क्लियर है लो, ये लिखना चाह रहा हूँ. डिफ्यूज मींस हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, सारे के सारे नेफ्रॉन इन्फेक्टेड है. व्हेन ऑल द नेफ्रॉन आर अफेक्टेड विद इन्फेक्शन नोन एज डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. A few number of nephron is known as focal.
ग्लोबल और सेगमेंटल एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। जब हम इनकी बात करें तो यहाँ पे हम बात करें कि जो टोटल 1.2 मिलियन नेफ्रॉन किडनी में उनकी बात करें। When 1.2 million nephron are infected, we say diffuse glomerulonephritis. A few number of nephron is affected, we say focal glomerulonephritis. इसमें हम एक नेफ्रॉन के पार्ट की बात कर रहे हैं। We are discussing about the part of nephron. When global means whole part of the nephron is affected, it is known as global glomerulonephritis. And a part of nephron, जो इतना बड़ा नेफ्रॉन हमने बनाया था उसमें से एक छोटा सा पार्ट अफेक्टेड है, बाकी सब ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पैथोफिजियोलॉजी। सो उससे आपको सिम्टम्स सारे समझ में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड होगी आपकी नॉलेज की और नेफ्रॉन की। तो अब आप जानते हैं नेफ्रॉन, तो चलो फिर बताना स्टार्ट कर दो आप अभी। सो यहाँ से हम एक नेफ्रॉन ड्रॉ करते हैं। आई डोंट नो कैसा होता है। ऐसे होता है, कैसा भी बना सकते हैं। नेफ्रॉन इज नॉट ए फिक्स पोजीशन है। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन दिस कंडीशन वी हैव द +4 और more level of injury. Level of injury. When your injury is more than +3, +4, +5, +6. Now this type of injury is having size of pollen which is more than the size of RBC. +3 तक RBC की जो साइज है 7.2 माइक्रोन, उससे स्मॉल साइज के पोलेंस है। लेकिन +4, 5, 6 की बात करें तो वहां पे पोलेन की साइज क्या हो जाएगी? +4 में या उससे ज्यादा में RBC से ज्यादा बड़े साइज के पोलेंस होंगे। उससे होगा क्या? When the size of the pollen is increased, यहाँ पे बड़े बड़े पोलेंस बन जाएंगे। Now because of this larger size of pollen, in this condition, in +4, +5, +6 injury, the red blood cells or RBC will start to filter. RBC क्या होगी? फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे है, ओके पहले इस RBC के बारे में बात करते हैं, फिर अगला मैं पॉइंट पे जाऊंगा। नाउ रेड ब्लड सेल्स किसमें आएगी? आपके PCT पार्ट्स आ गई RBC यहाँ पे। नाउ दिस RBC will travel from here to here and last reach into urine. RBC present in urine. This is known as hematuria. So in the +4 और more इंजरी जो भी है उसमें आपका क्लासिकल सिम्टम जो पहला प्रेजेंट होगा वो क्या रहेगा? हेमेचूरिया विल बी देयर। पर्सन को क्या मिलेगा? हेमेचूरिया। बट +4 से नीचे वाली इंजरी में कभी हेमेचूरिया नहीं होगा। सो ये पहला तरीका है डिफरेंशिएट करने का नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम को। अगर क्वेश्चन में हेमेचूरिया मेंशन किया है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को भूल जाओ, वहां पे कभी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस नहीं है। लेकिन वो क्या इंडिकेट करेगा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। सो दिस RBC will present in the urine and first classical symptom यहाँ पे क्या आपको मिलेगा? हेमेचूरिया। और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ RBC होने की वजह से जो कलर ऑफ यूरिन रहेगा, इट विल बी वेरी डार्क कोला कलर यूरिन या कोका कलर यूरिन। कोका कलर यूरिन। As we know that the RBC normal shape of the RBC, अगर हम बात करें तो normal shape of RBC is it's biconcave disc shape। ऐसा ही होता है? अरे ऐसा ही होता नहीं होता है। बाइकॉन्केव डिस्क शेप, जानते हो बाइकॉन्केव डिस्क शेप? दोनों तरफ कॉन्केव लेंस है और ऐसे राउंड है, तो उसको हम बोलते हैं बाइकॉन्केव डिस्क शेप। यस, ये RBC PCT देन लूप ऑफ हेनली DCT एंड कलेक्टिंग दैट इन सब में ट्रेवल करके कहां पहुंचेगी? यूरिन के अंदर। सो ये RBC जैसे यहां से ट्रेवल कर रही है, ये पहले यहां तक होगा, फिर यहां से यहां तक इस पे लगेगा, इस दीवार पे लगेगा। होता है जब आप कोई बहुत बड़े भीड़ वाली एरिया में जाते हैं, जैसे कोई मंदिर या कहीं पे जाते हैं जब बहुत भीड़ है, तो फिर आप कभी इधर लग रही होती है आपको, कभी उधर इस दीवार पे धक्का होता रहता है वहां पे, और जब वापस आते हैं तब तक आप पता नहीं कहां कहां दर्द हो रहा होता है, स्वेलिंग एडिमा होता है। सो सेम थिंग विल हैपन विद दिस RBC। The RBC will travel a long way and ultimately reach into the urine. And इतनी बार जब ये स्टक होगी तो the normal shape of RBC which is biconcave disc shape will be converted, change, and the RBC which is present here that will be the classically dysmorphic RBC। कौन सा RBC आएगा यहाँ पे? Dysmorphic। So जब आप ब्लड सैंपल लेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे, सॉरी नॉट ब्लड, यूरिन सैंपल लेंगे और उसमें उसका माइक्रोस्कोपिकली RBC का शेप चेक करेंगे, the RBC shape is the dysmorphic type of RBC आपको मिलेगी। उसका कोई शेप ही नहीं, कहीं से इधर घुसी पड़ी बेचारी पूरी, इतना मारा गया उसको कि उसका शेप ही चेंज हो गया। नेक्स्ट, we know that RBC is जब ब्लड में होगी तो वो स्टिकी नहीं है, बट जब ब्लड से बाहर आ जाती है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है? इट्स स्टिकी नेचर, चिपकने वाली, एक दूसरे के साथ क्या होगी? चिपक जाती है। सो RBC जब इस ट्यूबिंग्स के अंदर होगी इन फ्यू नेफ्रॉन, द RBC विल स्टार्ट स्टिकिंग टू ईच अदर, इससे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी इस तरह से। नाउ दिस ल्यूमन इज अ राउंड ल्यूमन। ल्यूमन कैसा है? राउंड ल्यूमन है। अरे ल्यूमन कैसा है? राउंड ल्यूमन है। ये तो मैंने ऐसे बनाया, पर ये ल्यूमन तो बेसिकली राउंड है। जब RBC चिपकेगी तो सारी एक साथ जब चिपकेगी तो ऐसे राउंड शेप में एक RBC का पूरा बंडल आपको मिलेगा। यस और नो? सो यहाँ पे एक रेड राउंड शेप में इस तरह का पूरा बंच बन जाएगा। ये किसका है? RBC का बंच। नाउ पीछे वाला जो फ्लो आ रहा है वो इसको फोर्सफुली आगे पुश करेगा एंड स्लोली स्लोली ये कहां पहुंचेगा? लास्ट पार्ट पे, और यहां पहुंचेगा, और यहां पहुंच के जब आप इसका सैंपलिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिलेंड्रिकल शेप RBC। सिलेंड्रिकल शेप RBC, दिस इज आल्सो डिस्मॉर्फिक RBC विद, दिस इज आल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल शेप RBC। जो इतना बड़ा वो बनेगा उसको हम बोलते हैं रेड सेल कास्ट। इट इज आल्सो ए क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। रेड सेल कास्ट। रेड सेल कास्ट का मतलब RBC का एक पूरा राउंड राउंड शेप का बंच, गुच्छा एक साथ ऐसे क्लोट जो है वो राउंड शेप में लंबा सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेड सेल कास्ट। क्वेश्चन आता है द प्रेजेंस ऑफ रेड सेल कास्ट इन यूरिन इज एन क्लासिकल इंडिकेशन ऑफ दिस डिजीज। आंसर इज इट इज प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रेटिक सिंड्रोम। सो दीस ऑल आर द प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू फर्स्ट सिम्पटम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? हेमेचूरिया। क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम इज हेमेचूरिया। क्लियर हो गया? नाउ अब आते हैं दूसरे पे। हमने जब बात किया कि यहां से RBC फिल्टर हो रहा है, लाइक किसी को इंजरी हो गया, खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसमें RBC एक नहीं है,
अगर रेड कलर है तो मतलब क्या है उसमें है, तभी रेड है। अगर आरबीसी नहीं होगी तो सिर्फ वाटर जैसा निकलता है, सीरम निकलता है, बहुत बार होता है जब इन्फ्लेमेशन होता है तब सीरम आता है, आरबीसी नहीं होती है। आरबीसी है मतलब खून कैसा निकलेगा वहां से, रेड। खून आ रहा है, कितनी देर तक आएगा, कब तक आएगा, जब तक क्लोटिंग नहीं हो जाए तब तक आएगा। यस और नो, सिंपल सा है। तो जब तक यहाँ पे क्लोटिंग नहीं हो तब तक क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। सो प्रोटीन को इनिशिएट कौन कर रहा है यहाँ पे, प्लेटलेट इज द थिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर स्टार्टिंग द क्लोट फॉर्मेशन। बट प्लेटलेट को किसने बोला कि आप एग्रीगेट हो वहां पे। सो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स है जो हम पढ़ते हैं जब हम हीमोस्टेसिस पढ़ते हैं, होमियोस्टेसिस पढ़ते हैं। बट यहाँ पे एक सिंपल सा थिंग है कि व्हेन बॉडी इज लूजिंग आरबीसी, जब आरबीसी का लूज होना स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी स्टिमुलेट करती है अपनी हीमोस्टेटिक प्रोसेस को, और वो क्या बनाती है, क्लोट बनवाने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। सेम थिंग जब हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी क्या लॉस हो रहा है, आरबीसी लॉस हो रहा है। एंड द सेम मैकेनिज्म विल बी एक्टिवेटेड हियर आल्सो, यहाँ भी क्या होगा, जो आपका क्लोट फॉर्मेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड द प्लेटलेट, द अदर टाइप ऑफ जो भी डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे इसमें आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे। और जो ह्यूमन, जो वाइट ह्यूमन जैसे आरबीसी लॉस हो रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे, नेल हो जाएंगे। यस और नो। एंड बिकॉज ऑफ दिस